ये है उदाहरण। NaCl का हमें क्या बनाना है? मान लीजिए हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना? तो सोडियम क्लोराइड को ही हमने क्या करना है, विद्युत अपघट्य हमारे पास है, और सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में होगा? गलित अवस्था। यहाँ पर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में होगा, विद्युत अपघट्य है, और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये ध्यान रखना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होगा, ठीक है ना? और ये इस प्रकार से बना हुआ, देखो यहाँ पर इस टाइप से हम बना देंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा, एक धनाभिषित है और एक ऋणाभिषित, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, एक धनाभिषित इलेक्ट्रोड है और एक ऋणाभिषित इलेक्ट्रोड है, और इसको हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। देखो बैटरी हमने लगाया, तो जो धनावेश टर्मिनल है, ठीक है ना, वो इस तरफ कहाँ जुड़ेगा? एनोड की ओर, यहाँ पर एनोड है, ठीक है। और जो ऋणावेश, बैटरी का जो ऋणावेश वाला टर्मिनल है, वो किस तरफ जुड़ेगा? कैथोड की तरफ, ठीक है ना। ये दो टर्मिनल्स हमारे पास है, एक एनोड की तरफ और एक कैथोड की तरफ, ठीक है। यहाँ हमने गलित अवस्था में क्या ले रखा है? गलित अवस्था में मोल्टन स्टेट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। अब देखो, ये देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कर प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड में निम्न अभिक्रियाएं होंगी। देखो जैसे हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने पर ये क्या हो जाएगा? जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये क्या होगा? कुछ अभिक्रियाएं होंगी, और अभिक्रियाएं क्या होगी? गलित अवस्था में, ठीक है। ध्यान रखना, ये किस अवस्था में होंगी? गलित अवस्था में कुछ अभिक्रियाएं होंगी, और अभिक्रियाएं किस प्रकार से होंगी? जैसे देखो, ये क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आयनों में टूट जाएगा, ठीक है ना। पात्र हमने क्या लिया? कोई पात्र लिया, कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है ना। और ये इलेक्ट्रोड हमारे पास जो है, इस समय प्लेटिनम का है, यहाँ NaCl है। अब ये इस पे धनावेश आ गया है, तो धनावेश की तरफ कौन आएगा? ये क्लोरीन आएगा, क्योंकि इस पे ऋणावेश है। एनोड की तरफ कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। और जो कैथोड की तरफ जाएगा, वो कौन जाएगा? ये जाएगा Na पॉजिटिव। तो ये कहता है गलित अवस्था में क्या होगा? देखो, ए NaCl है, तो सबसे पहले Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। जो NaCl होगा, जैसे गलित अवस्था में NaCl होगा, वो किस में टूटेगा? एक तो Na पॉजिटिव में टूटेगा, और दूसरा Cl नेगेटिव में टूटेगा। ये आयनों में टूटेगा, पहले अभिक्रियाएं ये हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया देखो, ये कहता है कि गलित अवस्था में NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na जो सोडियम होगा कैथोड की ओर, देखो सोडियम क्या होगा? देखो कैथोड पर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कैथोड की ओर आएगा। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है कैथोड पर, तो ये कहाँ जाएगा? जो सोडियम प्लस है, वो किस तरफ आएगा? कैथोड की ओर आएगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और जो क्लोरीन है, वो एनोड की तरफ आएगा, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा। ये मैं पहले बता चुका हूं, है ना। यहाँ से क्या होगा? जो सोडियम होगा, वो किस तरफ जाएगा? कैथोड की ओर आएगा, और जो क्लोरीन है, वो किस तरफ आएगा? एनोड की ओर आएगा, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर इस तरफ कौन गया? कैथोड पर गया सोडियम। देखो यदि हम यहाँ पर कैथोड पर देखेंगे, तो कैथोड पर कौन गया? तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगा? कौन गया कैथोड पे? कौन गया बेटा कैथोड पे? कौन गया? संदीप सेनवाल, बताओ कैथोड पर कौन गया? संदीप सेनवाल, बताओ बेटा कौन गया कैथोड पर? NaCl में कौन गया कैथोड पर? Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव? संदीप सेनवाल, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, ठीक है ना। इतना सोचने में टाइम क्यों लगा रहे हो? देखो जो Na पॉजिटिव है, वो गया कैथोड पर, ठीक है ना। तो कैथोड पर क्या होना है? देखो कैथोड पर गया बेटा Na पॉजिटिव, ये देखो सोडियम पॉजिटिव। ये जो सोडियम पॉजिटिव गया,
क्या करेगा, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बना देगा, देखो ये सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, सोडियम बना देगा। देखो सोडियम क्या बन गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। इस वाली स्थिति में यहाँ पर सोडियम जमा हो रहा है, ठीक है ना, सोडियम जमा हो रहा है, ठीक है ना। सेम कंडीशन ऐसे क्या होगा, यानी कि सोडियम का क्या हुआ, अपचयन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन। ये क्रिया कौन सी है, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, इसका। और इसमें जो सोडियम है वो अपचित हुआ है। क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। कौन हुआ अपचयित, सोडियम रिड्यूस हुआ है। ये सोडियम रिड्यूस हुआ है। ये क्रिया तो अपचयन है, और रिडक्शन किसका हुआ, इस सोडियम का। रिड्यूस कौन हुआ, ये, ठीक है ना। और ये जमा हो गया हमारी इस स्थिति में यहाँ पर। सेकेंड क्या होगा, अब हम एनोड पर जाएंगे। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन गया, कौन गया पारस इन दोनों में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से एनोड पर कौन गया, Cl नेगेटिव। हाँ Cl नेगेटिव। कौन गया, क्लोरीन। देखो एनोड पर जाएगा बेटा Cl नेगेटिव, है ना। क्लोरीन जमा हो रहा है एनोड पर, ये इधर की तरफ जा रहा है ना। तो ये सारे यहाँ जमा हो गए। तो इन्होंने क्या किया, देखो ये क्लोरीन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रीमा बता बेटा, इसमें ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ, क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण नहीं होता। हाँ बिल्कुल, क्या होगा, ऑक्सीकरण। मैं बोल रहे ना, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या हुई, ऑक्सीकरण। इसको उपचयन क्यों होता है, क्या बोलते हैं, उपचयन। अपचयन नहीं, उपचयन, है ना। उपचयन भी कहते हैं, ये प्रोसेस उपचयन हुआ। और यहाँ ध्यान रखना आपको, ये उपचयित ये हुआ, ऑक्सीडाइज्ड ये हुआ, है ना। उपचयित कौन हुआ इसमें, ये क्लोरीन माइनस। अब जब ये क्लोरीन इस टाइप से बन जाता है तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से अभिक्रिया करके Cl2 क्लोरीन गैस बना लेता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखो NaCl को सेपरेशन के काम आया है, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग करने में, देखो ये क्लोराइड आयन था, क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये बना दिया, क्लोरीन बन गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, दो क्लोरीन मिलकर के क्लोरीन गैस। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये क्या कहता है कि क्लोरीन ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस बनाता है। और सेल क्या होगा, अतः सेल जो है कैथोड पर क्या होगा, सोडियम क्या बनाएगा, इस ये कहां पर हुआ ये प्रोसेस, ये क्लोरीन कहाँ ऑक्सीकृत हुआ, ये एनोड पर हुआ, ठीक है ना। और कैथोड पर क्या हुआ, सोडियम क्या हुआ, अपचयित होकर क्या है, ठीक है ना। तो एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है ना। एनोड पर क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या बनेगा, सोडियम। तो जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते हैं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सारे पदार्थों का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे होंगे तो उस समय भी बहुत सारे पदार्थों का हम क्या पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे होंगे, वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। ये वैद्युत अपघटन प्रक्रिया है, इसको कहते हैं वैद्युत अपघटन। जहां पर क्या होगा, एक कैथोड पर कुछ गैसें, कुछ पदार्थ कैथोड पर आ जाएंगे और कुछ एनोड पर आ जाएंगे। वो जमा भी हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी करने। तो ये देखो, ये जैसे अनेक धातुएं हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये अपचायक उपलब्ध नहीं होता है,
ठीक है ना। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका निष्कर्षण के लिए, इनको अलग करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, वैद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। ये वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, और इसको अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, वैद्युत अपघटन। हमने सीधे KCl को लेना है और 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, वो सेपरेट जाकर के एक एनोड पर क्या आएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और जो कैथोड होगा उस पर हमारे पास पोटेशियम जमा हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, ये भी सेम प्रोसेस से होगा। यहाँ Mg प्लस यहाँ जमा हो जाएगा कहाँ, इस वाले पोर्शन में हमारे पास कैथोड पे हो जाएगा, और बाकी इस तरफ आ जाएगा एनोड। ठीक है। तो ये इनको हम निष्कर्षण या इनको अलग अलग करने के लिए हम वैद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। तो NaCl को किस प्रकार से अलग किया जाता है। ठीक है। ये था बेटा कुछ। अब हमारे पास इसके बाद है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैराडे ने क्या दिया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम अभी प्रोसेस कर रहे थे उसके संबंध में क्या दिए, नियम। ठीक है ना। फैराडे ने कुछ नियम दिए, और किससे, वैद्युत अपघटन के नियम दिए। विद्युत अपघटन के क्या नियम हो सकते हैं, कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोड लगा करके हमने क्या किया, इसका वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो उसमें कौन से नियम दिए उसने, कि देखो इस प्रकार से हमने ये बैटरी लगाई हुई है, इस तरफ धनावेश टर्मिनल है, ऋणावेश है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, अब फिर इसके बाद हमने इसका वैद्युत अपघटन किया। तो इसके लिए नियम कौन से, तो फैराडे का ध्यान रखना, वैद्युत अपघटन के क्या नियम है। फैराडे ने जो वैद्युत अपघटन के नियम दिए वो मात्रात्मक पक्ष में दिए। ध्यान रखना, मात्रात्मक पक्ष, मात्रात्मक पक्ष का मतलब, इसमें क्या हुआ, मात्रात्मक पक्ष का मतलब क्या हुआ, कि कितनी हम विद्युत धारा इसको देंगे, हमने कितनी विद्युत धारा दी, और कितनी मात्रा में यह पदार्थ इकट्ठा हुआ, मात्रा, है ना। माना हम 2 एम्पेयर दे रहे हैं, तो एम्पेयर की विद्युत धारा दी, तो कितनी मात्रा में यहाँ जमा हो गए पदार्थ, इसका रिलेशन दिया उन्होंने, है ना। यही तो मात्रात्मक पक्ष हुआ, कि ये इसने मात्रात्मक पक्ष को, विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया, और दो महत्वपूर्ण नियम दिए, जिसको हम फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कितनी मात्रा में हमने आवेश दिया, और जैसे हम कितना आवेश दे रहे हैं, और कितनी मात्रा में वहां पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, इसका इसके लिए उसने नियम दिया। ठीक है ना। और पहला नियम देखो, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, पहला नियम क्या कहता है, जो फैराडे का प्रथम नियम है, कि विद्युत अपघटन, देखो विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड की बात कर सकता है, इस किसी भी इलेक्ट्रोड जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होगी, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। जितनी हम धारा देंगे उतनी अधिक मात्रा में क्या होगा, वो पदार्थ मुक्त हो जाएगा। जैसे हम NaCl को देख रहे थे, है ना, NaCl, तो हम कहेंगे कितनी मात्रा में सोडियम यहाँ पर मुक्त हो रहा है, तो जितनी मात्रा में हम क्या कर रहे होंगे, विद्युत धारा दूसरी प्रवाहित दे रहे होंगे, जितना आवेश देंगे उतना जो है सोडियम में जमा होगा। या क्लोरीन गैस निकालनी, ठीक है ना, क्लोरीन गैस हमें चाहिए, तो कितनी मात्रा में मिलेगी हमें, जितनी मात्रा में हम आवेश देंगे। ठीक है ना। ये देखो, ये कहता है विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ वहां पर मुक्त होगा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। जितनी मात्रा में क्या होगा, हम आवेश देंगे, वो क्या कहलाएगा, उतनी मात्रा में वो पदार्थ जमा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, W, मान लीजिए यहाँ पर ये W है, तो W में क्या होगा, ये पदार्थ की मात्रा है, कितनी मात्रा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है, यहाँ पर आवेश, Q क्या है, आवेश है। जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, आवेश देंगे, उतनी मात्रा में वो पदार्थ जमा होगा, है ना। पदार्थ की जो मात्रा होगी वो आवेश के समानुपाती। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर W क्या है, मुक्त पदार्थ की ग्राम में मात्रा, जो हमारे पास कैपिटल W है, और Q क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा।
Q क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा, और ये किसमें है? कूलाम में। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, Q इज इक्वल टू, Q बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू टी। हाँ, I इंटू टी। I क्या है? धारा है, कितनी धारा दी हमने और कितने समय तक दी, तब हमारे पास Q निकलता है। ठीक है ना। आवेश क्या निकलेगा? हमने क्या किया, 2 एम्पियर की धारा दी और 4 मिनट तक दी, तो तब आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 60, यानी सेकंड में लेना पड़ेगा, है ना। तो मिनट को सेकंड में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टी, देखो लिखा हुआ भी है, टी क्या है? सेकंड में समय। ठीक है ना, टी क्या है? सेकंड में समय। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? I, जितने कितने एम्पियर की धारा है और कितने समय तक दी। मान लीजिए 1 मिनट तक दी, तो हमें 60 का गुणा करना पड़ेगा, मिनट का मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कितने कूलाम आवेश आएगा। ठीक है, तो इस पर निर्भर करेगा Q इज इक्वल टू I। ये था इसका नियम। वो कहता है कि जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, आवेश देंगे, धारा देंगे, विद्युत धारा देंगे, उतनी अधिक मात्रा में वहां पर पदार्थ मुक्त होगा। ठीक है, ये पहला नियम था उसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। और Q की वैल्यू हमें मालूम है, Q की वैल्यू कितनी आई? Q इज इक्वल टू, ये सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I T भी लिख सकते हैं इसको। अब इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को यदि हम हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है ना, ZIT। तो Z क्या है यहाँ पर? एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये देखो ये क्या कहलाएगा, Z, ये क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें एक और शब्द आता है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, एक टर्म्स और है ना। इसे मुक्त आयनों के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जो मुक्त हुए आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखो W इक्वल टू Z, यदि क्या होगा, I बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर, और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलाम। Q बराबर क्या आ जाएगा? 1 कूलाम आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आएगी? 1 कूलाम आएगी। तो उस कंडीशन में W इज इक्वल टू क्या होगा? Z के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको देखो, इसकी परिभाषा क्या होगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये इसी से संबंधित था, तो इसलिए इसको मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। देखो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मान लीजिए, है ना, कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा, माना हमने 1 एम्पियर की विद्युत धारा और 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी, उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। हमें पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है और उसमें हमने क्या किया, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी पदार्थ की मात्रा है, वो क्या कहलाएगी? उसकी रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। ठीक है ना, उसको हम कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये ध्यान रखना, ये परिभाषा को पूछ लेते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहा जाता है। ठीक है, नियम यही है। फैराडे का यदि प्रथम नियम पूछा जाए, तो आपको यही लिखना है यहां से यहां तक, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT लिख सकते हो बस। ये हमारे पास आ जाएगा, ये नियम, प्रथम नियम। ठीक है, पहला नियम उसने सिंपल दिया। अब देखो मात्राओं पर निर्भर कर रहा है ना, कि मीन्स उस कितनी मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो। ठीक, किसी को दिक्कत है बेटा इस पहले उसमें फैराडे के प्रथम नियम में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, ये हो गया हमारे पास पहला। ठीक है, अब फैराडे का दूसरा नियम भी, दूसरा नियम, अब दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम भी है बेटा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, जो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने थोड़ा अलग काम किया। क्या काम किया होगा यहाँ पर दूसरे नियम में?
क्या क्या होगा, कुछ मालूम है? यहां पर उसने क्या किया, अलग अलग वैद्युत अपघट्य ली। देखो, एक वैद्युत अपघट्य को यहाँ लिया, दूसरा वैद्युत अपघट्य को यहाँ लिया, तीसरा वैद्युत अपघट्य को इस प्रकार से, अलग अलग प्रकार से वैद्युत अपघट्य, है ना, और इनके टर्मिनल्स को इस प्रकार से जोड़ा। देखो ये इस टाइप से अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य अलग अलग पात्र में ले ली। ये हमारे पास क्या है, पार्ट्स। और इसको बैटरी से जोड़ा। बैटरी क्या होता है, आपको पता है बैटरी? तो बैटरी को सीख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बिल्कुल, है ना, सेलों के संयोजन को हम कह सकते हैं बैटरी। ठीक है ना, दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बैटरी कहा जाता है। ठीक है ना, पढ़ेंगे हम बैटरी, प्राथमिक बैटरी, द्वितीय बैटरी, इस टाइप। देखो बेटा, ये माइनस टर्मिनल है, ये इधर जोड़ दिया प्लस वाला। अब इनको भी जोड़, ये यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, ये कहा यहाँ से, ठीक है ना, इस प्रकार से उसने इस टाइप से एक सर्किट बनाया। और ये भी मात्रात्मक। उसने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई अलग वैद्युत अपघट्य लिया, यहाँ पर कोई अलग वैद्युत अपघट्य लिया, यहाँ पर कोई अलग वैद्युत अपघट्य लिया। ठीक है ना, एक मिनट, ये अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य उसने क्या लिए, तीन टर्मिनल्स लिए, और तीनों टर्मिनल्स में क्या किया, सॉरी, तीनों जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें क्या लिए, अलग अलग प्रकार के। ठीक है ना, वैद्युत अपघटन के लिए अलग अलग टाइप के क्या लिए, पदार्थ, वैद्युत अपघट्य लिए तीनों। ठीक है ना, अब यहाँ पर नियम नंबर दूसरा आता है। नियम क्या कहता है दूसरा, क्या कहते हैं बेटा ये नियम, कोई बता सकता है? ये नियम क्या कह रहा है? सर इसमें एक ही समान वैद्युत धारा प्रभावित करेंगे, हाँ, और वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। यहाँ पर एक चीज देख रहा था, देखो जैसे माना इसमें हमने ले लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, यहाँ पर ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें लेते हैं AuCl3। ये तीन प्रकार के हमने क्या लिए, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखो फैराडे का नियम क्या कह रहा है, द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों, देखो विभिन्न अलग अलग प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, और गोल्ड क्लोराइड, तीनों अलग अलग प्रकार के क्या है, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, इन तीनों वैद्युत अपघट्य विलयनों में समान वैद्युत धारा, धारा कैसी है, समान। देखो हमने धारा इस एक से करंट किया तो सारे समान में बह रहे हो, समान वैद्युत धारा समान समय तक, समय भी क्या है, समान है। देखो विद्युत धारा भी समान है और समान क्या है, समय है, टाइम भी समान है, तक प्रभावित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं। अब क्या होगा, हमने समान क्या लिया, समान तो विद्युत धारा ली, ठीक है ना, और समान समय तक, मान लीजिए हमने 4 एम्पियर विद्युत धारा दी, ठीक है ना, और हमने 4 मिनट तक, ठीक है ना, 4 मिनट में इतने सेकंड, 240 सेकंड, ठीक है ना, समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों पर, इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं, यहाँ पर जो मुक्त हो रखी होंगी भिन्न भिन्न पदार्थ की जो मात्राएं होंगी, वो क्या होंगी, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। कितनी मात्रा होगी, यहाँ जमा कितनी होगी, जितना उसका तुल्यांकी भार हो उसके समानुपाती, यानी कि तुल्यांकी भार के समानुपाती यहाँ पर क्या होगा, जमा होगा पदार्थ। अब की बार विद्युत धारा क्या नहीं, अब की बार क्या है, जो उसके तुल्यांकी भार होंगे उनके समानुपाती, उसके समानुपाती कितने अनुपात में जो है वहां पर
उसका कितना तुल्यांक भार है उसके अनुपात में जो है वहां पदार्थ जमा। ठीक है ना, समझ में आया क्या डेफिनेशन है कि भिन्न भिन्न क्या है, विभिन्न जो प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं कि विलयनों में जब हम क्या करेंगे, समान विद्युत धारा को समान समय तक प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुए जो पदार्थ होंगे, पदार्थ की मात्राएं होंगी, वो क्या होंगे, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे, तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगे, इस बार आवेश की समानुपाती। ठीक है ना, यानी कि क्या होगा, जैसे हम देखें पहला नियम क्या था, ये था W = Z × Q या W = ZIT, यही तो था, प्रथम नियम ये था। ठीक है ना, अब देखो ये कह रहा है कि समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर, यदि हम समान समय तक प्रवाहित करेंगे, देखो हमने समान विद्युत धारा समान समय तक, इसके लिए देखो इस नियम के अनुसार क्या होगा, देखो W1 = Z1 × Q, देखो समान Q, इसने Q1 नहीं लिखा, ये समान है, ठीक है ना, और दूसरे के लिए देखेंगे वैद्युत अपघट्य के लिए W = Z × Q, ये दो के लिए लिए इन्होंने, ठीक है ना, मान लीजिए इसके लिए और इसके लिए, इस तीसरे के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 जो हमारे पास समीकरण 1 है, इसका भाग समीकरण 2 से देंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, W1/W2 = Z1/Z2, क्योंकि ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और जो Z होगा वो होगा E1/, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसको हम कह सकते हैं 487 हमने पढ़ा फैराडे। ठीक है ना, ये और बटे में क्या कर देंगे, जो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांक भारों के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो होगा यहाँ पर आएगा W1/W2 = क्या होगा, बराबर E1/E2, यानी कि सीधे हमारे पास क्या होगा कि जो W होगा, पदार्थ की मात्रा होगी, वो हमेशा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ठीक है ना, उसके तुल्यांक भारों के समानुपाती होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये नियम कंप्लीट होता है, यानी कि जो E की मात्रा होगी, E is directly proportional to Z। ठीक है ना, तो ये कहता है कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, यानी कि जो W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा, ये नियम था उसका दूसरा। ठीक है ना, जो हमारे पास परिपाठी है, परिपाठी का मतलब आयुर्वेदिक परिपाठी है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, तुल्यांकी द्रव्यमान, यहाँ पर ध्यान रखना, तुल्यांकी द्रव्यमान का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, तुल्यांकी भार का है ना, तुल्यांकी यानी कि तुल्यांकी भार का उपयोग नहीं किया जाता है, ये किसके अनुसार है, नई परिपाठी के अनुसार है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रिडॉक्स, जितने मोल इलेक्ट्रॉन पर का आदान प्रदान होता है के आधार पर फैराडे के नियम को व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, इसके अनुसार तुल्यांक भार पर, लेकिन उन्होंने तुल्यांक भार के अनुसार ही परिभाषा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा दूसरा नियम। दूसरा नियम में किसी को कोई दिक्कत है, इस दूसरे फैराडे के दूसरे नियम में किसी को कोई दिक्कत है बेटा, सबको समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारे पास ये फैराडे का दूसरा नियम है, ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नियम आते हैं बेटा एग्जाम में, है ना। चलो, ये तो फैराडे का नियम था, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो था बेटा फैराडे का, फैराडे के नियम क्लियर हो गए। यस सर। चलो, इसके बाद एक और टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक पे चलते हैं, ये है बैटरियां। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बैटरियों का है, देखो इसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है ना, एक बैटरियां है और उसके बाद ईंधन सेल है और लास्ट में संचारण है।
तो अभी हम बैटरियों पर है, बैटरी के बारे में पढ़ लेंगे। तो बैटरी आप लोग जानते हैं बैटरी क्या होती है। अभी ये हमने बात की थी कि बैटरी क्या होती बैटरी। बैटरी को यदि हम सिंपल देखें बेटा तो बैटरी हमारे पास सेलों का संयोजन है। सेल देखे होंगे आप लोगों ने, सेल जिसको हम टॉर्च में लगाते हैं। एक सेल अलग हो गया, दूसरा सेल हो गया, है ना, तीसरा, है ना, इस प्रकार से। और जब इनको एक साथ लगा देते तो वो बैटरी कहलाती है। सिंपल भाषा में यदि हम देखेंगे तो बैटरी कहलाती है। अलग अलग तो सेल है, जैसे इनको जोड़ देंगे तो वो बैटरी हो जाएगी। बस यही अंतर है सेल और बैटरी में, ठीक है। सेल एक यूनिट है और बैटरी उसमें बहुत सारे श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई। ये तो देखो बैटरियां भी क्या होती हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। यदि हम देखेंगे तो गैल्वेनिक सेल का संयोजन, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल हमने पढ़े हुए हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, क्या होता है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। सर रासायनिक ऊर्जा सर को उसमें वैद्युत ऊर्जा बदलता है। ये भी सही परिभाषा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और तुम क्या कह रहे थे अवश्य। सर उसमें स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होकर विद्युत धारा का निर्माण होता है। बिल्कुल, इसमें स्वतः क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी और फिर विद्युत धारा का निर्माण होगा, है ना, वही चीज है, ठीक है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गैल्वेनिक सेल है ना। अब यहाँ देखो, जिनमें क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, क्या है इंद्रपाल, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है बेटा। वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। नहीं, रेडॉक्स, हाँ रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ संपन्न होती है। बिल्कुल, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ संपन्न होता है, उसे कहते हैं रेडॉक्स, है ना। जिसमें क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, एक साथ, यानी कि ऑक्सीकरण भी और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है ना, उसे रिडक्स। तो इनके मध्य रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और देखो बेटा यहाँ पर बैटरी में क्या होता है, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब दो या दो से अधिक क्या होंगे, सेल जुड़े होंगे तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहा जाता है ना। जिससे क्या होगा, अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अधिक विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अच्छी बैटरियां होती हैं उनके क्या गुण होने चाहिए, थोड़ी ये जनरल जानकारी है ना। अभी हम बैटरी के बारे में ऐसे नहीं पढ़ रहे। अच्छी बैटरियों के क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें, ये अच्छी बैटरी होगी। जनरल गुण क्या हो सकता है उसमें, बैटरी के क्या गुण हो सकते हैं। माना तुम्हें चाहिए एक अच्छी बैटरी चाहिए, तो कौन सी वाली माना अच्छी बैटरी। मोबाइल में भी बैटरी लगती है, वहां भी सेलों का संयोजन होता है, छोटे छोटे जो सेल होते हैं वो उनका संयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं बैटरी। तो तुम अच्छी बैटरी किसको बोलते हैं। सर इन्वर्टर की बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी हुई, हाँ इन्वर्टर की बैटरी भी होती है ना। और अच्छी सर बैटरी कौन सर सी, सबसे पहले वो बैटरी जो हल्की हो सर, सबसे पहले तो। हाँ एक हल्की होनी चाहिए बैटरी। और फिर दूसरा सर उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता हो। हाँ वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता हो, ठीक। और ये कुछ गुण है। और सर जो हाँ रिपेयर किया जा सके सर जिसको। हाँ रिपेयर, है ना। देखो वजन में हल्की हो, ठीक है, कुछ ये देखो। और स्थिर वोल्टता यानी विद्युत धारा दे सके। ऐसा नहीं कि उसने बैटरी ने कभी विद्युत धारा ज्यादा दे दी और कभी कम दे दी, है ना, वो भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। और अधिक समय तक हमें ऊर्जा दे सके, ठीक है ना। और कीमत कम हो, छोटा आकार हो, ठीक है ना। कीमत भी चाहिए हमें, कम चाहिए और साथ साथ में छोटा आकार भी हो उसका, है ना। ये जनरल आइडिया है कि किस प्रकार की बैटरियां होनी चाहिए, ठीक है। और बैटरियां कितने प्रकार की होती दो प्रकार की। सर दो प्रकार की। है, बिल्कुल। सिमरन कौन कौन से प्रकार के बेटे दो बैटरी, उनके नाम बताओ। प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियां सर। हम्म,
दीक्षा, प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं? प्राइमरी बैटरीज। मैंने ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कॉमन चीजें हैं, बताया तो है ही नहीं मैंने अभी। तो बैटरियां क्या होंगी? प्राथमिक बैटरी, क्या आइडिया लगा सकते हैं प्राइमरी बैटरियां कौन सी होंगी? दीक्षा खंडवान, बता सकते हो बेटा क्या हो सकती है प्राथमिक बैटरी? प्राची, प्राची है भी, बताओ बेटा। प्रशांत, चलो कोई बात नहीं। एक बात और दूसरी बात आपसे नहीं किया जा सकता। हाँ, देखो बेटा, इसमें हमें प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं। देखो, प्राथमिक बैटरियां दो प्रकार के हमारे पास बैटरियां हैं, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी, है ना। और इसको जो द्वितीयक बैटरी है उसको संचायक बैटरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संचायक बैटरी, है ना। ये ध्यान रखना आपको, स्टोरेज बैटरी, स्टोर भी करती है, ठीक है। तो चलो पहले प्राथमिक बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक बैटरी या सेल, ठीक है ना, किसे कहेंगे? देखो, इन बैटरियों को देखो, इसकी परिभाषा क्या है। इन बैटरियों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। ध्यान रखना, ये क्या होती हैं? एक ही दिशा में होती है। पहला लक्षण तो इस बैटरी का ही है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? एक ही दिशा में होती है, ठीक है। दूसरा यदि देखेंगे, जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्युत उत्पादन बंद हो जाता है। जैसे इसकी अभिक्रिया पूर्ण हो गई तो उसके बाद बिजली नहीं मिल पाएगी, यानी कि हमें विद्युत नहीं मिल पाएगा उससे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टॉर्च के सेल देखे होंगे, टॉर्च के सेल क्या होते हैं? जैसे आपने पूरा यूज हो गया तो उसके बाद वो क्या होगा? विद्युत का उत्पादन नहीं करता है, यानी कि उससे जलता ही नहीं, फिर टॉर्च खत्म हो गया सेल, है ना। क्योंकि क्या है, अभिक्रिया पूर्ण हो गई उसके अंदर, उसके बाद क्या हो गया? विद्युत उत्पादन क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है ना। एक पहला काम क्या है प्राइमरी बैटरी का? इनमें क्या रासायनिक अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती हैं, और जैसे अभिक्रिया पूर्ण हो गई वो विद्युत उत्पादन बंद कर देती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो इसमें, इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? इन अभिक्रिया को विद्युत विद्युतीय धारा प्रवाहित करके विपरीत दिशा में नहीं करवाया जा सकता, यानी कि इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। इन जो प्राथमिक बैटरियां होती हैं, इनमें हम विद्युत धारा डाल करके या विद्युत धारा दे करके इनको विपरीत नहीं करवा सकते हैं इसमें अभिक्रिया। इनमें विपरीत तरह अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि विपरीत अभिक्रिया का मतलब चार्ज नहीं होती, ठीक है ना। अतः इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और देखो, उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है? ड्राई सेल्स हो गया, लैक्लॉन सेल हो गया, ठीक है ना। इसको शुष्क सेल भी और मरकरी सेल, ये दो ये ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? एक शुष्क सेल आता है और एक मरकरी सेल आता है, जिनको एक बार चार्ज करके चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसके बाद एक बार यूज हो गया उसके बाद ये इनका उपयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसके लिए हमारे पास एक शुष्क सेल होते हैं और मरकरी सेल होते हैं। अब देखो, यहाँ शुष्क सेल क्या है? पहले हम शुष्क सेल के बारे में जानते हैं कि शुष्क सेल क्या है ना। देखो, ये लैक्लॉन सेल होते हैं। सिंपल, जैसे हमारे पास टॉर्च की बैटरियां हैं या सेल है, टॉर्च में लगने वाले सेल हैं, और जगह बहुत सारे रिमोट पे लगने वाले सेल हैं, ये सारे इसी प्रकार है ना। देखो, ये किस प्रकार से बना होता है? यदि कभी आप लोगों ने सेल को देखा होगा, सेल ऐसा बना हुआ होता है ना, ऐसे भी ऐसे करके, और बीच में एक रॉड रहती है। देखो, ये कहता है कि यह सेल गोलाकार जिंक धातु का बना एक सिलेंडर होता है। देखो, यहाँ जिंक धातु से क्या बना होगा? ऐसे जिंक से बना हुआ एक सिलेंडर होगा ऐसे, ठीक है। जो एनोड का कार्य करता है, ये बाहर का जो भाग है इसका, ये एनोड का काम करता है। ये जिंक का बना रहता है ऐसे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा? देखो, इसके मध्य में क्या होता है? ये देखो, बीच में ग्रेफाइट, जो रॉड दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ऐसा लगाया रहता है इन्होंने। कभी सेल को तोड़ा होगा आपने तो आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ तो क्या होगा? ये तो जिंक का बना हुआ था, ये है एनोड। और जो ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक है ना, ये कैथोड का कार्य करती है। ये है ग्रेफाइट, ये यहाँ और कैथोड, ऐसे करके, ठीक है ना। और इनके बीच क्या भरा हुआ होता है? इनके बीच में कुछ भरा हुआ रहता है,
काला काला, जिसको हम क्या करते थे ब्लैक बोर्ड पे यूज करते थे, ब्लैक बोर्ड हम क्या करते थे उसको रंगने में, है ना। देखो इनके, देखो ग्रेफाइट छड़ के पास कार्बन, देखो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, कार्बन में से काला ही दो रहता है, ठीक है ना, कार्बन इस टाइप से कार्बन बराबर, ठीक है ना। और देखो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज MnO का जो है गीला पेस्ट किया जाता है, इसको गीला करके उसमें भरा जाता है, इसमें भर देते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास, यदि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्या कर रहे थे, सेल को पढ़ रहे थे, तो सेल को हमने यहाँ पे साल्ट ब्रिज, लवण सेतु के द्वारा जोड़ा था कैथोड और एनोड को, और इसमें क्या भरा था, KCl भरा था, है ना। यहाँ अगर अगर लगाया था, ऐसे याद होगा आपको, एक तरफ एनोड है और दूसरी तरफ क्या है, कैथोड है, ऐसे तो था। यहाँ एनोड देखो, इसी सेल में एनोड भी है, ये बाहर की तरफ ये एनोड है, ठीक है ना, अंदर क्या है, कैथोड। इसके बीच में हमने लवण सेतु के रूप में क्या कर रखा है, एक तो कार्बन ले रखा है और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज ऑक्साइड का चूर्ण, और उसको गीला पेस्ट भरा हुआ है ना। देखो अब ये क्या कहता है, देखो जो पात्र जिंक है, धातु का सिलेंडर, इसकी दीवारों, देखो दीवारों के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा रहता है। ये तो कार्बन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ के इसके, और इसके चारों ओर कौन सा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इनका गीला पेस्ट भरा हुआ, ठीक है। सेल के चारों ओर क्या होगा, सेल के चारों ओर दीवारों को विद्युत रोधी, है ना, विद्युत रोधी करने के लिए मोटे कागज का आवरण, इसमें बाहर से एक कागज लगाया जाता है। पुराने सेल देखे होंगे आप लोगों ने, अब तो खैर पूरी तरह वो आ रहा है, दूसरे प्रकार के आवरण आ रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, इनके चारों ओर कागज होता था, मोटा कागज लगाया जाता था सेल के बाहर, ठीक है, उसको विद्युत रोधी करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इस सेल को विद्युत परिपथ से जोड़ने के लिए क्या हो, ऊपर जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 पॉजिटिव आयन बना देता था। जो ये जिंक है, ये जिंक क्या कर देता था, ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देता था और Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये सभी को मालूम है ना। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस है बेटा, समझ में आ रही है कैसे कैसे हुआ, इसलिए मैंने एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोटा कागज तो इसलिए लगा है विद्युत रोधी बनाने के लिए, लेकिन जो एक परत है जिंक की, ये जिंक क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाह्य परिपथ से जुड़े हुए कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे मानो बाह्य परिपथ क्या होगा, यहां से हमने क्या किया, मान लीजिए एक तार लगाया है ऐसा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये कैथोड है, कैथोड से और एक एनोड के लिए इस टाइप से जुड़ता है, तो बाहर परिपथ इस प्रकार से बना हुआ। मान लीजिए हमने एक छोटा सा टॉर्च का बल्ब यहाँ लगा रखा है, तो इस परिपथ के लिए देखो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाह्य परिपथ से होते हुए कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, ठीक है ना, और कहाँ जाएंगे, ये कैथोड द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। यहाँ पर लाइट जलेगी, फिर कैथोड के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। उससे क्या होगा, देखो इधर से इधर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कहाँ से कहाँ की तरफ, एनोड से कैथोड की ओर, और धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, कहाँ से कहाँ बहेगी बेटा धारा, कैथोड से एनोड की ओर। कैथोड से एनोड की ओर, ध्यान रखना है। ये धारा बिल्कुल विपरीत बहती है, जहां इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत जो है धारा बहती है ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाह्य परिपथ से होते हुए कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। देखो कैथोड पर NH4 प्लस आयन, देखो NH4 जो प्लस है, आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन हो जाता है। देखो ये क्या कर देगा, जो NH4 होगा यहाँ पर NH4 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये उदासीन कर देगा इसको, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, MnO2 का भी अपचयन होता है, जो MnO2 है उसका भी अपचयन होगा। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, देखो एनोड पर तो ये अभिक्रिया हुई बेटा, देखो एनोड ने क्या किया, एक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कैथोड पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
2 मॉलिक्यूल NH4 प्लस होंगे प्लस 2MnO2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है ना, और ये क्या बना देगा Mn2O3 और प्लस 2 मॉलिक्यूल NH3 और साथ साथ में H2 बना देगा। ये प्रोसेस होती किस पर? कैथोड, क्योंकि यहाँ अमोनियम आयन भी है, मैग्नीज ऑक्साइड भी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये मैग्नीज ट्राइऑक्साइड बना देता है और एक अमोनिया निकल जाएगा, साथ साथ में H2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार जो बनी हुई अमोनिया गैस है और जिंक 2+ आयनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये इस प्रकार से बना देते हैं। जो अमोनिया गैस निकलेगी ना यहाँ, ये किसके द्वारा? जिंक आयन के द्वारा। देखो जिंक 2+ आयन के द्वारा एक यौगिक बना लेता है, ठीक है, और ये यौगिक कॉम्प्लेक्स यौगिक बना देता है जिसको हम संकर आयन भी कहते हैं, ठीक है। ये बना देते हैं Zn और NH3 की 4, ठीक है, और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार से टेट्रा अमीन और ये क्या होगा? जिंकेट, ठीक है ना, ये बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, आईपीएस नहीं किसके, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये है ड्राई सेल, ठीक है ना, शुष्क सेल। दूसरा, शुष्क सेल के क्या दोष हो सकते हैं? कुछ दोष है बेटा इसके, है ना। इसमें क्या होता है, जो NH4Cl होगा, ठीक है ना, ये अम्लीय प्रकृति के कारण क्या होगा, जब जैसे मान लीजिए अम्लीय प्रकृति के कारण, कौन है अम्लीय प्रकृति? ये वाला, ठीक है ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये कैसा है? अम्लीय प्रकृति के कारण, ठीक है। मान लीजिए आपने सेल वैसे ही रखा हुआ है, कई दिनों से आप यूज नहीं कर रहे हैं सेल को, तो ये क्या कर देता है? ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देता है? अमोनियम क्लोराइड सेल की जो क्या होगी, जिंक की दीवार होगी, उसको संचारित करने लग जाता है। संधारित लिखा हुआ, संचारित, संचारित का मतलब उसको खराब करने लग जाता है, संचारित करने लग जाता है। क्या करता है? संचारित करने लग जाता है, ठीक है ना। संचारण जानते हो, कोरिजन लगता है, जैसे जंक लगता है ना। और धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा इसकी दीवारों में छोटे छोटे छेद होने लग जाते हैं, और इनसे क्या होता है? रासायनिक विद्युत धारा, देखो एक तो रासायनिक पदार्थ होंगे उसके, और जो विद्युत धारा हो जाती है वो रिस कर बाहर आने लग जाती है, ठीक है ना। यानी कि उसमें क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। नहीं देखा होगा आप लोगों ने खराब सेल, ठीक है, कुछ टाइम बाद लीक हो जाता है, ठीक है। अब तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया? जिनकी दीवारों में धातु की पतली चादर चला दिया जाता। अब क्या पहले कागज वाले आते थे तो खराब हो जाते थे सेल, रखते रखते खराब हो जाते। अब क्या किया गया? इसके बाहर एक इसकी धातु की पतली चादर लगाई गई, है ना। अब लीक प्रूफ सेल आने लग गए, ठीक है। जो क्या होते हैं, जो कि अक्रिय होती है, ये वाले अक्रिय परत होती है इसके बाहर, ठीक है। और ऐसे सेल को हम कहते हैं लीक प्रूफ सेल, ठीक है। और देखो इन सेलों की विशेषता ये है बेटा, ये 1.25 वोल्ट से लेकर के और 1.5 वोल्ट तक विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा स्थिर रूप में प्राप्त होती है इनसे, ठीक है ना। स्थिर रूप में ये क्या होते हैं? इतनी विद्युत धारा इससे प्राप्त। देखा होगा कितने सेल 1.5 वोल्ट के होता है अधिकांश, है ना। मरकरी सेल, अब दूसरा इसमें मरकरी सेल। अब मरकरी सेल क्या होता है? ठीक है ना, एक नए प्रकार के सेल हैं जिनका उपयोग हम आजकल कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? छोटे वैद्युत उपकरणों में, जैसे सुनने वाली मशीन, घड़ी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है ना। ऐसे छोटे से सेल आते हैं, ठीक है ना, बटन टाइप के सेल होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने देखोगे, ठीक है ना। इनमें क्या होगा? एनोड जिंक धातु का, और जो कैथोड होता है ग्रेफाइट का होता है। इनमें भी वही होता है, एनोड तो जिंक का होगा और जो कैथोड होगा किसका होगा? ग्रेफाइट का होगा, ठीक है ना। इसमें यदि हम थोड़ा सा और आगे देखें तो इलेक्ट्रोड देखो, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है? HgO और KOH का गीला पेस्ट भरा रहता है। इनके दोनों के मध्य मान लीजिए हमने कहा बीच में ऐसे भरा हुआ है, ये ग्रेफाइट की रॉड है इस टाइप से, और ये चारों ओर इस टाइप से मान लीजिए ये बना हुआ है, तो ये जिंक का बना हुआ। इसके बीच में जो भरा होगा पदार्थ वो होगा HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों इसमें भरे होंगे, इनका गीला पेस्ट, है ना। जो क्या करते हैं? वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे? वैद्युत अपघट्य का कार्य करेंगे, ठीक है ना।
और देखो सरंध्र, वैद्युत, जिंक, एनोड अलग अलग रखा जाता है इनको। सरंध्र कागज वैद्युत अपघट्य को जिंक एनोड से अलग कर देता है। इनके बीच में एक कागज टाइप का बना रहता है जिसमें छेद होते हैं, है ना, तो सरंध्र कागज कहते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, वैद्युत अपघट्य और जिंक को अलग रखा जाता है। यानी कि इनके बीच क्या होगा, एक कागज टाइप का लगा होगा जिसमें छेद तो होंगे, और उसको जिंक से क्या करते हैं, अलग रखा जाता है। जिंक जो है बाहर की तरफ है परत, है ना। और इसमें क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड मींस जो KOH का OH वाला पोर्शन, ठीक है ना, इससे अभिक्रिया करेगा। और जो कैथोड पर क्या होगा, देखो मरकरी है, H2O है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मरकरी बना देता है, 2 हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तो इसकी जो फाइनल रिएक्शन ये है, जिंक के साथ मरकरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्लस Hg निकाल देगा। ठीक है ना, ये अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं इसमें होती हैं मरकरी सेल में। ठीक है, और इस सेल क्या होगा, इनमें क्या होगा, इस सेल में पूर्ण अभिक्रिया के दौरान आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयनों की सांद्रता में क्या नहीं होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, सेल समाप्त होने तक, जब तक ये सेल खत्म ना हो जाए तब तक वो हमें क्या करता है, 1.35 वोल्ट की स्थिर विद्युत देता है। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। तो ये मरकरी सेल के बारे में थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी है ना। मेन हमारे पास प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये देखो, इस यहाँ ध्यान ये चीज रखना बेटा कि इस सेल का उपयोग आने के बाद इसको खत्म करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी होता है, मरकरी बहुत विषाक्त पदार्थ है, ध्यान रखना, जहरीला होता है। इसको हम ऐसे उसी जगह, इसको प्रदूषण न हो इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। अब है हमारे पास द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सर जो फिर से चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल इसके एक जनरल, बार। हाँ, वो चार्ज नहीं होते थे, ये वाले चार्ज हो जाते हैं, है ना, द्वितीयक सेल। तो यहाँ देखो बेटा, प्राथमिक सेल में क्या पढ़ा था हमने, देखो प्राथमिक सेल में, इन सेलों में जो रासायनिक अभिक्रिया है ये दोनों तरफ होती है, और उस पहले वाले में क्या होती थी, एक ही दिशा। जो प्राथमिक सेल था उसमें क्या होता था, उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो एक दिशा में होती थी। यहाँ रासायनिक क्रिया दोनों तरफ होंगी, दोनों दिशाओं में होंगी, यानी कि ये क्या होगा, रिवर्सिबल जिसको हम कह सकते हैं, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है ना, तो ये द्वितीयक सेल की विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ होंगी। प्राथमिक में क्या होता था, एक तरफ होती थी। ठीक है ना, दूसरा देखेंगे, इसमें क्रिया कारकों से उत्पाद बनते हैं। क्रिया कारकों का मतलब हो गया यहाँ पर अभिकारक बोलते हैं। क्रिया कारकों को हम कह सकते हैं अभिकारक। अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे माना क्या होगा, जो अभिकारक है इनकी क्रिया होगी तो उत्पाद बनते हैं, तो उस समय क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, प्राथमिक सेल में भी ऐसे ही होता है। लेकिन वहां पर क्या होगा, देखो जब क्या होगा, क्रिया कारक पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाता है। जैसे क्रिया कारक जो अभिकारक है, यदि पूर्ण रूप से कहाँ बदल गए, उत्पाद में बदल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर उनको विद्युत ऊर्जा देंगे। ठीक है ना, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होना बंद हो जाती है। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास, हमने क्या किया कि हमारे पास ये द्वितीय सेल है, हमने इसको यूज किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, मोबाइल हमने चार्ज किया और उसके बाद देखा कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज, तब ऊर्जा देना बंद कर देता। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो अभिकारक हो गए हैं वो उत्पाद में बदल गए होंगे सारे के सारे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम इसको, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इस घटना को कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज होना। ठीक है ना, अब जब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्पाद को, देखो जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, को पुनः क्रिया कारकों यानी कि अभिकारकों में बदलते हैं। जो उत्पाद है उसको फिर किस में बदल रहे हैं, अभिकारक। ठीक है ना, और फिर क्या हो जाता है, पुनः क्या हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जैसे अभिकारक है, प्राथमिक सेल में यदि हम देखेंगे तो अभिकारक किस में बदल रहे हैं, उत्पाद में।
अब ये क्या हो रहा है, अभिकारक उत्पाद में बदल तो रहे हैं, और जैसे पूरे के पूरे अभिकारक उत्पाद में बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये तो प्राथमिक बैटरी में भी होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको विद्युत धारा देते हैं, हमने क्या किया, विद्युत धारा दी, तो ये उत्पाद किसमें बदल गए, अभिकारक। देखो ना, ये आगे की तरफ भी अभिक्रिया हो रही है और पीछे की तरफ भी अभिक्रिया हो रही है, दोनों दिशा में हो रही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अभिकारक जो है उत्पाद तो बना लेता है, लेकिन ये वापस नहीं हो सकता है। किस वाले में, प्राथमिक। इसमें क्या हो रहा है कि हमने फिर विद्युत धारा दी और ये उत्पाद किसमें बदल गया, फिर अभिकारक बना दिया। ठीक है ना, तो बैटरी क्या हो जाती है, पुनः आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा, ये है द्वितीयक बैटरी। ठीक है ना, इनमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ होती है, अभिकारक उत्पाद बनाते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। जब क्या हो जाएगा, अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाते हैं तो विद्युत ऊर्जा बंद हो जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको विद्युत धारा दे करके उत्पाद को अभिकारकों में बदल देते हैं और पुनः अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, पुनः बैटरी आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार के जो चार्ज करने योग्य बैटरियां होती हैं उनको कहते हैं द्वितीयक सेल। तो इतना तो याद रहेगा आपको कि वो क्या होते हैं, वो चार्ज नहीं होती हैं और ये चार्ज होती है। उनमें रासायनिक अभिक्रिया एक दिशा में होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशा में। ठीक है, इनको चार्ज किया जा सकता है, दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। तो ये जनरल आइडिया है। ठीक है, और इसका उदाहरण है, ये है लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है ना, ये दोनों। ठीक है ना, ये आ जाता है। अब बाकी ये कल बताऊंगा बेटा आपको, जो लेड सेल वाले, इसमें ध्यान रखना है। आज मैं एक टेस्ट भेजूंगा आपको सेकेंड यूनिट का, है ना, दूसरे यूनिट का, और गूगल फॉर्म है, और उस गूगल फॉर्म को आप लोगों को सॉल्व करना है।